हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हीट को रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हीट क्या होती है, हम हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं कि हीट कम है, ज्यादा है, और कोई चीज हॉट है या कोल्ड है ये हमें कैसे पता चलता है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। चैप्टर 3 में आपने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, और आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये प्लांट फाइबर से बनते हैं। वुलन क्लॉथ्स याद रखिएगा आप सर्दियों के दिनों में पहनते हैं और कॉटन क्लॉथ्स आप गर्मियों के दिनों में पहनते हैं। We wear woolen clothes during winters. हम वुलन क्लॉथ्स विंटर यानी सर्दियों में पहनते हैं। When it is cold outside, जब बाहर ठंडक ज्यादा होती है। वुलन क्लॉथ्स keep us warm. वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं। देखिए ये कैसे होता है स्टूडेंट्स। देखिए विंटर के सीजन में क्या होता है कि हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो सारा ठंडा होता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अगर हम वुलन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो सारी बाहर ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स में हवा ट्रैप हो जाती है, उसमें हवा होती है। तो जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो जो हवा होती है वुलन क्लॉथ्स में वो बैड कंडक्टर होती है किसकी, हीट की, यानी वो हीट को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देती। तो वुलन क्लॉथ्स पहनने से हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो हीट है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो वुलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी की हीट को स्टेबल बना के रखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट। लेकिन गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। These give us a feeling of coolness. इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। देखिए ये कैसे होता है, जो लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं स्टूडेंट्स ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं कॉटन के क्लॉथ्स तो ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी खींचते नहीं है बल्कि हीट को वापस भेजते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ता नहीं है। जैसे बाहर गर्मी ज्यादा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसके मुकाबले कम ही रहता है, जिससे कि हमें ठंडक का एहसास होता है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। इस चैप्टर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों के दिनों में घर के अंदर भी आपको ठंडक का एहसास होता है स्टूडेंट्स। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब आप सर्दियों के दिनों में घर से बाहर आते हैं, जब बाहर सूरज निकला होता है तो आपको बाहर आने पर गर्मी का एहसास होता है। इन समर गर्मियों के दिनों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, जबकि गर्मियों के दिनों में घरों के अंदर भी आपको गर्मी का एहसास होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। और हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across a number of objects. आप अपने आसपास हर रोज कई तरह की चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स। Some of them are hot and some of them are cold. उनमें से कुछ चीजें गर्म होती है और कुछ ठंडी। Tea is hot and ice is cold. जैसे कि चाय गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। We see that some objects are cold while some are hot. हम देख सकते हैं कुछ चीजें ठंडी होती हैं और कुछ चीजें गर्म होती हैं। You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. अगर आपके सामने ऐसी दो चीजें हैं जो दोनों ही गर्म हैं तो उसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक चीज दूसरे के मुकाबले ज्यादा गर्म हो सकती है, और अगर दो ठंडी चीजें दी गई हैं तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक चीज दूसरी चीज के मुकाबले ज्यादा ठंडी हो सकती है। यानी कि जो गर्म चीजें हैं उनमें भी डिफरेंस हो सकता है, कोई चीज ज्यादा गर्म है कोई कम गर्म है, और जो चीजें ठंडी हैं उनमें कोई चीज ज्यादा ठंडी हो सकती है कुछ कम ठंडी भी हो सकती है।
हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? हम ये कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि अगर दो गर्म चीजें हैं तो उनमें से ज्यादा गर्म कौन सी है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। कई बार हम अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ उनको हल्का सा टच करके देख लेते हैं, जिससे हमको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा गर्म है, कौन सी कम गर्म है। बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेकिन ये जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है, क्या इस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं? क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब आप टच करके किसी चीज की हॉटनेस चेक करते हैं तो आपको सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये ज्यादा गर्म है थोड़ी, ये दूसरी चीज कम गर्म है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको उसका सही टेम्परेचर पता होना चाहिए, जो सेंस ऑफ टच से हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। अब हम ये एक्टिविटी 4.1 देखेंगे। टेक 3 स्मॉल टब्स या कंटेनर। आप 3 टब या कंटेनर ले लीजिए। लेबल देम एज ए, बी एंड सी। आप पहले टब को नाम दे दीजिए ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। मग ए में तो आप ठंडा पानी डालिए। एंड हॉट वाटर इन मग बी। और मग बी में गर्म पानी डालिए। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। और जो मग सी है उसमें आपने थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म यानी दोनों को मिक्स करके डाल दिया। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए। अपने लेफ्ट हैंड को आप मग ए में डालिए जिसमें कि ठंडा पानी है। एंड द राइट हैंड इन मग बी। और अपने राइट हैंड को मग बी में डालिए जिसमें कि गर्म पानी है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब इन दोनों ही मग्स में आप 2 से 3 मिनट तक अपने इन हाथों को रखें। लेफ्ट हैंड को ठंडे पानी वाले मग में और राइट हैंड को गर्म पानी वाले मग में। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी। और उसके बाद दोनों हाथों को पहले तो उन मग से निकालिए और दोनों हाथों को एक साथ आप क्या करेंगे? मग सी में डालेंगे। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड ये ठंडे पानी में डाला हुआ है, राइट हैंड ये गर्म पानी में डाला हुआ है। और उसके बाद दोनों ही हाथों को हमने सी मग में डाल दिया जिसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों ही मिक्स है। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या आपके दोनों हाथों पे सेम फीलिंग आ रही है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट। आपका बूझो ने कहा कि उसका जो लेफ्ट हैंड है उसको इससे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि जो सी मग का पानी है वो गर्म है। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। और उसका राइट हैंड कैसी फीलिंग दे रहा है कि जो सेम वाटर है, जो मग सी में वाटर है वो ठंडा है। वट शुड आई कंक्लूड? तो बूझो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या रिजल्ट निकालूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका लेफ्ट हैंड था वो आपने पहले डाला ठंडे पानी में और जो राइट हैंड था वो था गर्म पानी में। अब जब 2-3 मिनट रखने के बाद आपने जब ये हाथ बाहर निकाले और सी मग में डाला जिसमें कि एक नॉर्मल सा पानी था जो ठंडे और गर्म को मिक्स करके बनाया गया था, तो जो लेफ्ट हैंड था आपका वो पहले बहुत ठंडा था। तो जैसे ही वो इस सी मग के वाटर में गया तो उसको थोड़ा नॉर्मल वाटर मिला, तो उसको ऐसा फील होगा जैसे कि सी मग का जो वाटर है वो हॉट है। लेकिन जो आपका राइट हैंड था वो पहले गर्म पानी में रहा 2-3 मिनट, तो उसका जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था। जैसे ही आपने उसे सी मग में डाला तो वहां पर उसको जो पानी मिला वो नॉर्मल था। तो राइट हैंड को ऐसी फीलिंग आएगी जैसे इसका पानी का टेम्परेचर कम है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जो हमारा सेंस ऑफ टच है ये हमेशा हमें एक्यूरेट जानकारी नहीं देता। यहां पर देखिए यही लिखा है। बोजोस कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो यहाँ पर हमें यही पता चला है कि जो सेंस ऑफ टच है हम हमेशा उस पर रिलाई नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते ये चेक करने के लिए कि कौन सी चीज गर्म है या कौन सी चीज ठंडी है। समटाइम्स इट में डिसीव अस। कई बार ये हमें गलत चीज भी बता सकता है, हमें गलत जानकारी भी मिल सकती है। Then how do we find out how hot an object really is? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज सही मायने में कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर कितना है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. अगर आपको किसी भी चीज की विश्वसनीय, पूरी तरह से एक्यूरेट हॉटनेस उसकी पता करनी है, उसकी मेजरमेंट पता करनी है हॉटनेस की, तो उसके लिए आपको उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? थर्मोमीटर।
अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको फीवर आया हो या आपकी फैमिली में किसी को फीवर आया हो, तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने के काम आता है, ऐसे थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर in your hand and examine it carefully। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आता है। ये जो पार्ट आप ये देख रहे हैं, ये ग्लास का बना होता है, और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं बल्ब। ठीक है, इसके अंदर मरकरी भरा होता है। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी को का टेम्परेचर नापने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ से देखिए ये एक छोटा सा रास्ता बना हुआ, पतला सा रास्ता जो यहाँ तक आ रहा है, ये थ्रेड लाइक होता है, धागे की तरह। तो जब टेम्परेचर इसका बढ़ता है किसी ह्यूमन बॉडी में, जब आप थर्मामीटर यूज करते हैं, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर इसमें बढ़ता है, तो मरकरी यहाँ से आगे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट होती है। यहाँ पर थर्मोमीटर में दो तरीके की मेजरमेंट होती है स्टूडेंट्स। ऊपर की तरफ ये होती है डिग्री सेल्सियस में, नीचे की तरफ होती है फ़ारेनहाइट में। हम इसको किस में मेजर करते हैं? हम इसको डिग्री सेल्सियस में चेक करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बल्ब में से जब ये मरकरी बाहर निकलता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कर्व होता है, घुमाव होता है। वो इसलिए होता है जिससे कि ये मरकरी, जब हम टेम्परेचर किसी ह्यूमन बॉडी का चेक करें और उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो उतनी देर में ये मरकरी वापस ना चला जाए, तो यहाँ हल्का सा एक कर्व दिया जाता है जिससे कि ये मरकरी वापस नहीं जाता। तो पहले हम थर्मामीटर यूज करते हैं और इस मरकरी का लेवल चेक करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि थर्मोमीटर है, फिर इसको ऐसे झटका दिया जाता है 2-4 बार, जिससे मरकरी वापस चला जाता है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यही चीज लिखी गई है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये ग्लास का बना हुआ पार्ट है ये पूरा। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इसी बल्ब के अंदर यहाँ पर मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ अ मरकरी कैन बी सीन। ये जो रास्ता आपको पतला सा नजर आ रहा है, ये थ्रेड लाइक होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको ये मरकरी का ये जो रास्ता है ये नजर नहीं आता थ्रेड लाइक, तो आप थोड़ा सा थर्मामीटर को घुमाएंगे तो ये आपको नजर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। यहाँ पर आपको स्केल पता चलते हैं, जैसे हमने बताया था, ऊपर की तरफ डिग्री सेल्सियस में और नीचे की तरफ फ़ारेनहाइट में। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। और हम जो स्केल यूज करते हैं ये ऊपर वाला यानी डिग्री सेल्सियस वाला यूज करते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है स्टूडेंट्स, यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला थर्मोमीटर, उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसलिए रखी जाती है स्टूडेंट्स कि जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसी के बीच में लाई करता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रीडिंग अ थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं? लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले तो हमें दो बिगर मार्क्स को देखना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 37 और 38, ये दो बिगर मार्क्स हो गए। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। और फिर हमें यह देखना होता है कि दो बिगर मार्क्स के बीच में जो डिवीजन है वो कितने हैं। ठीक है, between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read is equal to 1/5 is equal to 0.2 degrees Celsius। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि इसका मतलब क्या है। हम आपको ये सारी चीजें एक रफ डायग्राम के थ्रू अभी सिखाएंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये डायग्राम के थ्रू आपको सिखाएंगे। यहाँ पर दो तरीके से हमने ये थर्मोमीटर दिखाया है, ये रफ डायग्राम्स है। जैसे यहाँ पर देखिए डिवीजन दो तरीके से होती है। आप यहाँ पर ये देखिए बिगर मार्क्स, अभी आपको हमने पढ़कर बताया था कि बिगर मार्क्स आपको पहले चेक करने हैं। तो ये देखिए 37 और ये 38 है, तो ये तो बिगर मार्क्स हो गए। अब देखिए इनके बीच में डिवीजन कैसा हुआ है। ये 37 है, उसके बाद 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे फिर ये 38 आ रहा है। जब इस तरह का डिवीजन होता है तो ये जो छोटे वाले, ये जो स्मॉल डिवीजन होते हैं, ये 0.2 के डिफरेंस पर होते हैं। जैसे ये 37 है तो ये क्या होगा 37.2। अगले पे आप कहा आ जाएंगे 37.4, यानी 0.2 बढ़ता जाएगा। फिर 37.6, फिर 37.8, और जब 37.8 में 0.2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 38। अब मान लीजिए कि आपने थर्मामीटर का यूज किया और जो मरकरी था वो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आ गया 37 से अगले पॉइंट पे, तो आपका टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट्स 37.2। हम मान लेते हैं कि वो यहाँ थर्ड पॉइंट पर आ जाता है इस पे, तो इस केस में यहाँ पर आके मरकरी रुक गया, तो फिर आपका टेम्परेचर क्या होगा 37 में 0.2 ऐड करेंगे 37.2, उसमें 0.2 फिर ऐड कीजिए 37.4, और जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा 37.6, क्योंकि 37.4 में फिर से आप क्या ऐड करेंगे 0.2। तो यहाँ पर ये 0.2 का डिफरेंस होता है स्मॉल डिवीजन में। इस तरीके से आप ये जो आपका जो फीवर होता है, जो आपका टेम्परेचर है, उसको आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ये जो डिवीजन है ये यहाँ पर देखिए कैसी है, ये 37 है, ये 38 है, ये तो दो बिगर डिवीजन हो गई। अब देखिए 37, उसके बाद 37.1, 0.2, 0.3, 0.4, क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, और अब कहाँ पहुंच गए आप 38 पे। तो जब इस तरीके से गैप मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें नंबर पे अगला बिगर नंबर आए, तब हर ये छोटा डिवीजन आपको 0.1 देता है। जबकि यहाँ पर क्या था, ये हर छोटा डिवीजन जो स्मॉल डिवीजन था ये 0.2 के गैप पर था, यहाँ 0.1 के गैप पर होगा। अब मान लीजिए आपका जो मरकरी है वो टेम्परेचर चेक करने पे यहाँ पहले पॉइंट पे रुक गया, इसका मतलब आपका टेम्परेचर कितना है 37.1। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ रुक गया इस पॉइंट पे, तो देखिए कितना टेम्परेचर होगा 37.1, 0.2, 0.3, 0.4, 37.5। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा कि ये डिवीजन ये 5 के गैप में चल रहा है या 10 के गैप में चल रहा है। 5 के गैप में चल रहा है तो 0.2 का गैप रहेगा, और अगर 10 के गैप में चल रहा है तो हर स्मॉल डिवीजन 0.1 का गैप देगा। अब यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपका जो भी टेम्परेचर आता है, जो आप थर्मामीटर यूज करके चेक करते हैं, वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में आपने चेक करना है। जैसे 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब आगे हमें बताया गया हमें किस तरीके से थर्मामीटर को यूज करना है। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आपको हमेशा थर्मामीटर यूज करने से पहले तो उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ करना चाहिए। होल्ड इट फर्मली, उसको टाइटली पकड़िए, एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, और उसको इस तरीके से ऐसे झटका देना है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। इससे जो आपका मर्करी होगा उसका लेवल डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाना चाहिए यूज करने से पहले। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, और जो इसका बल्ब होता है यानी कि जो ये वाला पार्ट है अंडर योर टंग, इसको आप अपनी जीभ के नीचे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट, 1 मिनट के बाद थर्मामीटर अपने मुंह से बाहर निकालेंगे, एंड नोट द रीडिंग, और उसके बाद आप रीडिंग चेक करेंगे कि जो मरकरी है वो कहां तक पहुंचा है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और जिस मेजरमेंट तक वो मरकरी शो कर रहा होगा वही आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट्स डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के साथ हमेशा आपने डिग्री सेल्सियस लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस अगर कई बार नहीं भी होता तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार ये 37 डिग्री सेल्सियस से हल्का सा ऊपर या बहुत हल्का सा नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताया गया है, जो हल्का सा ऊपर नीचे होने में हमें दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है
थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। यूज करने से पहले और यूज करने के बाद थर्मोमीटर को साफ करना चाहिए, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। किससे साफ करना चाहिए? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर यूज करने से पहले उसका जो मर्करी लेवल है उसको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना होता है। थर्ड है, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और जब भी आप थर्मोमीटर में रीडिंग को नोट कर रहे हो कि कितना टेम्परेचर है, तो हमेशा उसकी जो लाइन होती है जिसमें कि मर्करी आगे मूव करता है उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने लाकर उसको चेक करना चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। आपको थर्मोमीटर को बड़े ध्यान से हैंडल करना चाहिए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा, इट कैन ब्रेक, तो ये टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप थर्मोमीटर को रीडिंग को पढ़ रहे हो तो उसको आपको बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी इस साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपको ये भी दिखाया गया कि इसको रीडिंग को पढ़ना कैसे है। आंखों के सामने ये वाला पार्ट आपने इस तरीके से लेकर आना है और इस रीडिंग को यहाँ पर चेक करना है। नेक्स्ट हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। हमने अभी कई बार पढ़ा कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ यही कहा गया है कि सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब ये ध्यान से समझिएगा, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि सभी ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ना होता हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये हल्का सा ऊपर भी हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से और हल्का सा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons। ये जो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताया जाता है, ये एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर है जो बहुत सारे लोगों में चेक करके एक एवरेज सेट कर दिया गया है कि हाँ ये एक एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है सभी ह्यूमन बींग्स का, लेकिन ये हल्का सा ऊपर और हल्का सा नीचे हो सकता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर को ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए बनाया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी नहीं जा सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जा सकता। दैट इज द रीजन that this thermometer has the range 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीजन है, यही वजह है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है। अब इस चीज को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हमें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के अलावा और किसी चीज का टेम्परेचर चेक करने के लिए नहीं करना चाहिए। यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। और आपको थर्मोमीटर को कभी भी सन यानी कि खुले में सूरज की गर्मी जब पड़ रही हो तब नहीं छोड़ना चाहिए और आग के पास भी नहीं रखना चाहिए। इट में ब्रेक, इससे ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो बाकी चीजों के टेम्परेचर हम कैसे चेक करेंगे। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। इन चीजों के लिए अलग थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऐसे एक थर्मोमीटर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है जो लैब्स में, लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आप अपने स्कूल टीचर को कहकर ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर चेक कर सकते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें हाईएस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है और लोएस्ट कम से कम कितना टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। जैसे क्लिनिकल टेम्परेचर में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि उसमें जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे ही अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस।
अब अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज को कंपेयर करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज के साथ, तो इसकी रेंज उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत कम है। जबकि यहां देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। -10 डिग्री सेल्सियस मतलब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से जो आइस होता है, बहुत चिल वाटर या आइस, उसका भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और 110 डिग्री सेल्सियस यानी जो बॉइलिंग वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर जब वो स्टीम में भी चेंज होना शुरू हो जाता है, आप बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। किससे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था स्टूडेंट्स कि दो बिगर नंबर्स के बीच में या तो 5 डिवीजन होते हैं या 10 डिवीजन होते हैं। तो यहां भी आप चेक कर सकते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उनमें जो दो बिगर नंबर्स हैं उनके बीच में डिवीजन कैसे दिए गए हैं। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। थर्मोमीटर को सही तरीके से रीड करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन चेक करना जरूरी होता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम एक्टिविटी 4.4 देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हम देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किस तरीके से यूज किया जाता है। टेक सम टैप वाटर इन अ बेकर और अ मग। आप एक मग या बेकर लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये एक बीकर लिया, इसमें आपने पानी भर लिया और इसमें ये आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर डाल दिया है। तो इसका जो ये बल्ब वाला पार्ट है, ये देख रहे हैं, ये पानी में होना चाहिए, लेकिन ये इस बीकर के बॉटम को भी टच नहीं करना चाहिए और इसकी साइड्स को भी टच नहीं करना चाहिए। ओके, होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। और आपने थर्मोमीटर को कैसे पकड़ना है? वर्टिकली। वर्टिकली मतलब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एकदम ऐसा सीधा खड़ा करके। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। उसके बाद आपको मरकरी की मूवमेंट चेक करनी है या थर्मोमीटर में। तो ये मरकरी यहाँ पर इधर नीचे से ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। और आपने तब तक वेट करना है जब तक जो ये मरकरी है ये एक जगह आकर स्टेबल ना हो जाए। और जहां पर ये आके रुक जाएगा वहीं से आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना है पानी का, क्योंकि हमने थर्मोमीटर को किस में डाला था? पानी में डाला था। तो इससे हमें पानी का टेम्परेचर पता चल जाएगा। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। और यहाँ पर जहां पर भी ये मरकरी रुक जाएगा वहां पर आप रीड कर सकते हैं कि जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना है। अब हम एक्टिविटी 4.5 देखेंगे। टेक सम हॉट वाटर इन अ बेकर और अ मग। आप एक बेकर या मग में गर्म पानी लीजिए। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर और फिर उस पानी में थर्मोमीटर डाल दीजिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। फिर जो मरकरी का लेवल जहां पर जाके रुक जाता है फिर आपने उसको रीड करना है और वहां से आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। और अब उस थर्मोमीटर को आपने वाटर से निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली। अगर अब आप ध्यान देंगे, व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या होगा? डू यू नोटिस that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall. जैसे ही आप पानी में से थर्मोमीटर निकालेंगे जो मरकरी का लेवल होगा वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हमें जो टेम्परेचर यहाँ पर चेक करना है वो हमें तभी पता करना है जब थर्मोमीटर पानी के अंदर है, क्योंकि जैसे ही हम पानी में से थर्मोमीटर निकालेंगे मरकरी का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको पहले थर्मोमीटर अपने मुंह से निकालना होता है और उसके बाद आप टेम्परेचर रीड करते हैं। जबकि यहाँ हमने क्या देखा लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कि जैसे ही पानी में से इस थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे मरकरी का लेवल नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता। ऐसा किस वजह से नहीं होता ये अभी हम आपको बताएंगे। Can you then use the laboratory thermometer to measure your
बॉडी टेम्परेचर, तो क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज नहीं कर सकते। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम अपने मुंह से निकालते हैं तो उसका मरकरी का लेवल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब दोबारा ध्यान से देखेंगे, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? तो बल्ब के पास देखिए आपको एक किंक नजर आएगा। किंक ये हल्का सा कर्व होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा यहाँ पर इस रास्ते को घुमा दिया जाता है जिससे कि मरकरी को अपने आप नीचे आने से रोकता है। वट इज द यूज ऑफ द किंक? किंक का क्या यूज होता है? इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये मरकरी लेवल को अपने आप नीचे आने से रोकता है। अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको थर्मोमीटर दोबारा यूज करना है तो उसके लिए मरकरी लेवल को नीचे लाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, आपको इस तरीके से झटका देना होता है, जर्क देना होता है। ये अपने आप मरकरी लेवल नीचे नहीं आ सकता। किसकी वजह से? किंक की वजह से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर्स। Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. Mercury एक toxic substance है, जहरीला substance होता है, और अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो मरकरी को साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। These days digital thermometers are available which do not use mercury. इसलिए अब जो थर्मोमीटर यूज किए जा रहे हैं वो मरकरी वाले यूज नहीं किए जाते। अब ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं जिनमें कि मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन becomes hot when kept on a flame. आपने ध्यान दिया होगा कि जब एक फ्राइंग पैन को आप फ्लेम पे रखते हैं, यानी कि गैस पे रखते हैं, और गैस को जब स्टार्ट करते हैं तो वो फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लेम में जो हीट होती है वो यूटेंसिल्स यानी कि इस बर्तन में, जो कि यहां हमने क्या यूज किया, फ्राइंग पैन, इसमें पास हो जाती है। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। और जब आप फ्राइंग पैन को हटा देते हैं फायर के ऊपर से, फ्लेम के ऊपर से, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन? ये ठंडा कैसे होता है, क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा कि जो फ्राइंग पैन है वो अभी गर्म है और उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, जो आसपास का माहौल है, जो वातावरण है, वो उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में ठंडा होता है। तो फ्राइंग पैन की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है अपने आसपास की सराउंडिंग में, और इस तरीके से वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जो हीट होती है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ही फ्लो करती है। जैसे पहला केस क्या था कि हमने फ्राइंग पैन को रखा फायर के ऊपर, अब फायर में हीट है और फ्राइंग पैन पहले स्टार्टिंग में तो ठंडा रहा होगा, तो जो हीट थी फायर की, जो फ्लेम की हीट थी, वो ट्रांसफर हुई, वो फ्लो हुई किसमें, उस फ्राइंग पैन में, और फिर वो धीरे धीरे गर्म हो गया। और जब हमने फ्राइंग पैन को फायर से यानी फ्लेम से हटा लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, अब फ्राइंग पैन ज्यादा गर्म है और उसके आसपास की सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम होता है, तो अब जो फ्राइंग पैन की जो हीट है वो अब ट्रांसफर होगी अपने आसपास की सराउंडिंग में और धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर तरह के केस में जो हीट से रिलेटेड है उसमें हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ही ट्रांसफर होती है। हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम चेक करेंगे कि हीट फ्लो कैसे करती है, ट्रांसफर कैसे होती है। अब हम एक्टिविटी 4.6 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि जो हीट होती है, जो भी हमने पढ़ा था कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, ये किस तरीके से होता है। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। अब एल्यूमिनियम या आयरन की आप रॉड ले लीजिए या एक फ्लैट स्ट्रिप ले लीजिए। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड, और उसके बाद आप इस पे छोटे छोटे टुकड़े लगा दीजिए वैक्स यानी मोम के। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये एक रॉड है और इस पर ये छोटे छोटे आप ये टुकड़े लगा देंगे वैक्स यानी के मोम के।
दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, और आप इन पीसेस को ऐसे लगाएंगे कि ये लगभग एक जैसे डिस्टेंस पर ही होने चाहिए, सबकी दूरी एक दूसरे से एक समान होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। क्रैम्प द रोड टू अ स्टैंड, अब इस रोड को आप एक स्टैंड के साथ फिट कर दीजिए। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स, और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस रोड को या इस फ्लैट स्ट्रिप को आप क्या कर सकते हैं, दो ब्रिक्स के बीच में ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे यहां पर ये डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व, अब इस रोड के इस दूसरे एंड के नीचे आप यहां पर ये कैंडल जलाएंगे जिससे कि इस रोड को हीट मिलेगी, और उसके बाद हमें देखना है कि इस अब क्या होगा। What happens to the wax pieces, अब wax pieces यानी मोम के इन टुकड़ों के साथ क्या होता है। Do these pieces begin to fall, क्या ये पीसेस गिरना शुरू कर देते हैं। Which piece falls the first, तो सबसे पहले कौन सा वो टुकड़ा है वैक्स का, मोम का, जो गिरता है। Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हीट है वो इस एंड की तरफ से जो कि फ्लेम के पास है, रोड का ये वाला एंड जो फ्लेम इस आग इस फायर के पास है, क्या आपको ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि हीट यहां से ट्रांसफर हो रही है दूसरे एंड की तरफ। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो फायर है उसके पास ये वाला एंड है इस रोड का। अब सबसे पहले ये ज्यादा गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो ये किस तरफ हीट ट्रांसफर होगी, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हीट होटर ऑब्जेक्ट से, यानी जो होटर साइड है, जो गर्म वाली साइड है, वहां से उस तरफ ट्रांसफर होगी जो कि ठंडी साइड है। तो हीट इस तरीके से आगे जाएगी। तो सबसे पहले ये वाला जो वैक्स का टुकड़ा यहाँ पर था ये पिघलेगा क्योंकि इसे हीट मिलेगी, फिर इसके बाद हीट और आगे ट्रांसफर होगी, फिर ये भी धीरे धीरे पिघल के नीचे गिरेगा। ऐसे हीट यहाँ से आगे इस तरफ ट्रांसफर होती जाएगी। तो यही हमने अभी तक सीखा है इस वीडियो में कि जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। जैसे कि हमने फ्राइंग पैन वाला केस देखा था स्टूडेंट्स, जब हम गर्म फ्राइंग पैन को हटाते हैं फायर के ऊपर से, और मान लीजिए कि आप उसको साइड में कहीं सेल्फ पे रख देते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद अगर आप उसको वहां से उठाते हैं तो वो जो सेल्फ होती है, जो उसके नीचे का जो पार्ट होता है जहां पर आपने उसको रखा था, वो जगह गर्म हो जाती है, जबकि जो फ्राइंग पैन था उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो जो फ्राइंग पैन था उसकी हीट अब कहाँ ट्रांसफर हो गई, उस सेल्फ पे ट्रांसफर हो गई जहां आपने उसको रखा था। तो यही हमने आपको बताया कि जो फ्राइंग पैन है, जो उसकी हीट है वो उसके आसपास के सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से हमेशा कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होती है, फ्लो होती है। और इस एक्टिविटी में अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि ये जो रोड है इसके इस एंड पर यहाँ पर ये फायर लगाई गई है, ये कैंडल के थ्रू इसको फायर दी गई है, तो ये पहले गर्म होगा और यहाँ से ये हीट ट्रांसफर होगी, यानी हॉटर साइड से ट्रांसफर होगी कोल्डर साइड की तरफ। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट हॉटर साइड से कोल्डर साइड की तरफ जा रही है, इसे हम कंडक्शन कहते हैं। देखिए आगे यही दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर होती है किसी ऑब्जेक्ट में। यहां पर वो ऑब्जेक्ट कौन था, ये रोड थी। तो इस प्रोसेस को यानी कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट के ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट is transferred by the process of conduction, सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स वो जनरली किसके द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। यानी हॉटर साइड से जो हीट है वो कोल्डर साइड की तरफ ट्रांसफर होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली, क्या हर तरह का सब्सटेंस हीट को इजीली कंडक्ट कर लेता है स्टूडेंट्स। जैसे अभी हमने पिछली एक्टिविटी में देखा कि यहाँ पर हमने जो रोड ली थी वो एल्यूमिनियम या आयरन की रोड थी, तो उसके एक एंड को गर्म किया
तो उसमें जो हीट थी वो दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती गई। लेकिन क्या ये हर तरह के सॉलिड में होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसा हर तरह के सॉलिड में नहीं होता। जो मेटल्स होते हैं उनमें हीट कंडक्ट करती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, इनमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो मेटेलिक पैन होता है, जो कि फ्राइंग पैन आपके घरों में होते हैं, किचन में यूज होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल होते हैं उन पे या तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है या लकड़ी की कवरिंग होती है। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जो बर्तन जब गर्म होता है, जब फ्राइंग पैन, जो कुकिंग पैन आपका जब गर्म होता है फायर की वजह से, फ्लेम की वजह से, तो वो हीट को कंडक्ट करता है, और हीट को वो जहां तक उसका मेटल बना होता है वहां तक वो उसको ट्रांसफर करता है। तो जब वो हैंडल वाला पार्ट आता है, मान लीजिए कि वहां पर प्लास्टिक या लकड़ी अगर नहीं लगी होगी तो वहां पर भी हीट पहुंच जाएगी और आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हैंडल वाले पार्ट पे प्लास्टिक या लकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि ये दोनों ही हीट को कंडक्ट नहीं करते, हीट को अपने में से पास होने नहीं देते हैं। तो कितना भी गर्म आपका पैन हो जाए, कितना भी गर्म वो कुकिंग के लिए यूज होने वाला फ्राइंग पैन हो जाए, ये जो प्लास्टिक और लकड़ी के बने हुए हैंडल होते हैं ये गर्म नहीं होते, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। कैन यू लिफ्ट a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? और क्योंकि अगर हम लकड़ी या प्लास्टिक के बने हुए हैंडल से पकड़ते हैं फ्राइंग पैन को तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वहां पर ये कवरिंग नहीं होगी, प्लास्टिक या लकड़ी के बने हुए कवर अगर नहीं होगा, तो फिर हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हीट कंडक्ट होगी उस फ्राइंग पैन में वो उस हैंडल वाली जगह तक भी आ जाएगी और वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हीट को कंडक्ट होने देते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट को अपने में से पास होने यानी कंडक्ट होने नहीं देते। और ये भी याद रखिएगा जो मेटल्स होते हैं उनमें से हीट पास हो सकती है, यानी कि मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, यानी वो हीट के कंडक्टर नहीं होते। अब हम एक्टिविटी 4.7 पढ़ेंगे। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपको गर्म पानी लेना है पैन में या बीकर में। करेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। आपको कुछ चीजें इकट्ठी करनी है, जैसे कि स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जो स्टील स्पून है ये मेटल का बना हुआ है, जबकि प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर ये नॉन मेटल के बने हुए हैं। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। और इन सभी आर्टिकल्स को एक तरफ से, एक एंड से इस गर्म पानी में डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपने बीकर लिया, इसमें गर्म पानी है, और इसमें आपने स्टील स्पून, स्केल, पेंसिल ये आपने इसके अंदर डाल दिए। इनका एक एंड अगर आप देखेंगे तो इस तरफ से ये गर्म पानी में है, जबकि इनके ऊपर दूसरा जो एंड है ये गर्म पानी में नहीं है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ देर आपको वेट करना है। टच द अदर एंड, और उसके बाद आपको दूसरे एंड को टच करना है इन्हीं आर्टिकल्स, इन्हीं चीजों के। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तो स्टील स्पून है जिसका एक एंड यहाँ गर्म पानी में है और एक एंड यहाँ बाहर है। एक ये पेंसिल नजर आ रही है, इसका भी एक एंड गर्म पानी में है, एक एंड बाहर है। ऐसे ये प्लास्टिक स्केल है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मेटल होते हैं उनमें हीट का कंडक्शन होता है। तो ये जो मेटेलिक यहाँ पर स्टील स्पून है जो मेटल का बना हुआ है, इसका एक एंड कहाँ पर था? गर्म पानी में। तो इसकी जो हीट रही होगी ये वाली, जो इसके इस एंड को टच कर रही थी, वो यहां से ऊपर की तरफ ट्रांसफर हुई होगी। तो जब आप यहाँ पर इस स्टील स्पून को टच करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा हीट फील आएगा कि इसमें यहाँ पर भी गर्मी है, क्योंकि इसमें हीट यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रांसफर हुई होगी। जबकि ये जो वुड की बनी हुई यानी लकड़ी की बनी हुई पेंसिल आप देखेंगे, या ये जो आप प्लास्टिक का स्केल देखेंगे, इनमें इस तरफ से इनको अगर टच करेंगे तो आपको हीट बिल्कुल भी फील नहीं होगी, क्योंकि ये जो बने हुए हैं ये नॉन मेटल के बने हुए हैं, लकड़ी के और प्लास्टिक के। और लकड़ी और प्लास्टिक जो नॉन मेटल के बने हैं इनमें हीट कंडक्ट नहीं होती। तो इनका एक एंड अगर यहाँ पर गर्म पानी में है भी तो वो हीट ऊपर की तरफ नहीं आई होगी। तो ये दोनों यहाँ से भी ठंडे आपको फील होंगे, जबकि जो स्टील स्पून जो मेटल का बना हुआ है उसमें हीट नीचे से ऊपर आई होगी, हीट का कंडक्शन हुआ होगा, तो इसका ये एंड भी आपको गर्म फील होगा। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट
to pass through them easily are conductors of heat. ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जो कि हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. यहाँ पर ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं ये मेटल्स के ही एग्जाम्पल हैं. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये सभी मेटल्स होते हैं और मेटल्स अपने अंदर से हीट को कंडक्ट होने देते हैं. द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से इजली पास नहीं होने देते उन्हें हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं. सच एज प्लास्टिक एंड वुड, जैसे कि प्लास्टिक और वुड यानी लकड़ी. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. पुअर कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स. तो यहाँ आप याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो वाटर और एयर है ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. वाटर और एयर भी अपने अंदर से हीट को पास होना अलाउ नहीं करते. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंसेस. तो वाटर और एयर में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, अब हम इसी को पढ़ेंगे. अब हम एक्टिविटी 4.8 देखेंगे स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर आपने ये ध्यान देना स्टूडेंट्स कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो कंडक्शन के बारे में था कि अगर आप मेटल का बना हुआ कोई चीज लेते हैं और अगर आप उसके एक एंड को गर्म करते हैं तो हीट उसके दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है. लेकिन अब जो एक्टिविटी हम देखेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा. देखिए, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड. आप एक ऐसा फ्लास्क लीजिए जिसका बॉटम नीचे से राउंड है और अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिल इट 2/3 विद वाटर. और उसके 2/3 पार्ट को आप पानी से भर लीजिए. प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड. और उसके बाद उसको एक स्टैंड के ऊपर रखिए और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. और अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो इस तरीके से उस फ्लास्क या बीकर को अरेंज कीजिए कि उसके नीचे आप कैंडल जलाकर उसको हीट दे सके. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. और उसके बाद वेट कीजिए जब तक कि पानी बिल्कुल रुक नहीं जाता, स्टिल नहीं हो जाता, यानी जो हिलना होता है पानी का उसके रुकने तक का वेट कीजिए. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. और उसके बाद उस फ्लास्क के बिल्कुल नीचे बड़े आराम से आपने पोटेशियम परमैंगनेट रखना है, उसका एक क्रिस्टल यानी उसका एक टुकड़ा रखना है. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है. तो ये आपने बिल्कुल आराम से उसके नीचे की साइड पे रख देना है. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. और उसके बाद उस जहां पर फ्लास्क के नीचे जहां पर क्रिस्टल था उसके बिल्कुल नीचे की तरफ आपने कैंडल जला देनी है. हम आपको ये डायग्राम के थ्रू भी यहाँ दिखाते हैं. ये देखिए, ये एक फ्लास्क लिया और इसको यहाँ पर इतना पानी से भर दिया है. ये यहाँ से यहाँ तक ये पानी से भरा हुआ है. यहाँ पर हमने क्या रखा, वो पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पर क्रिस्टल रख दिया और ये एक ट्राइपॉड, ये 3 पैरों वाला ये स्टैंड था जिसके ऊपर इस फ्लास्क को रखा और नीचे की तरफ यहाँ पर इसमें यहाँ कैंडल लगाई जिससे कि यहाँ पर हीट जा सके. अब हम आपको पहले बता देते हैं किस तरीके से काम करेगा, फिर हम इसको बुक में भी पढ़ लेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम ये फायर स्टार्ट करते हैं तो ये वाला हिस्सा सबसे पहले गर्म होगा क्योंकि ये फायर के सबसे क्लोज है. अब यहाँ पर ये किस तरीके से काम करता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पानी का ये वाला पार्ट गर्म होगा और जब पानी का ये वाला पार्ट गर्म होगा तो ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठते हैं. पानी के पार्टिकल्स जब गर्म होते हैं तो ऊपर की तरफ उठते हैं, तो ये पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर जाएंगे और जो ऊपर से ठंडा वाला पार्ट है पानी का वो नीचे आना शुरू करेगा. जब ये ठंडा वाला पार्ट नीचे आएगा तो ये भी गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा. तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है जब तक कि ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता कि पानी के पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं और जो ठंडा पार्ट है पानी का, जो पानी के ठंडे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ साइड से नीचे आते रहते हैं, हीट हासिल करते हैं और ऊपर चले जाते हैं. अब ध्यान दीजिए कि ये कंडक्शन नहीं है. अगर ये कंडक्शन होता स्टूडेंट्स
तो यहाँ पर पानी जैसे ही गर्म होता है ये हीट आगे ट्रांसफर कर देता, लेकिन यहाँ तो हीट आगे ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। यहाँ तो पानी के हर पार्टिकल को, जो ठंडा पार्टिकल है उसको नीचे आना पड़ रहा है, वो हीट रहता है और फिर वो ऊपर की तरफ उठता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। और वाटर में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है, ये कंडक्शन नहीं है, ये कन्वेक्शन है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। When water is heated, जब वाटर को गर्म किया जाता है, the water near the flame gets hot। तो जो वाटर का वो पार्ट जो फ्लेम यानी फायर के सबसे पास होता है, जो निचला हिस्सा है फ्लास्क का, वहां पर जो पानी है वो जल्दी गर्म होता है। हॉट वाटर राइजेज अप, पानी नीचे से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जो साइड्स की तरफ से ठंडा पानी नीचे हीट की तरफ जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, फिर ये पानी भी गर्म होता है। एंड राइजेज, और ऊपर की तरफ उठता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और इसी तरीके से जो ठंडा पानी है वो साइड से नीचे की तरफ आता रहता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, इस तरीके से हीट का जो ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट हमें दिया गया स्टूडेंट्स, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, हीट हवा में किस तरीके से ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रेवल करती है। तो यहां पर आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे पानी में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है, वैसे ही एयर यानी हवा में भी हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ही होता है। तो यहां हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनमें हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है, जबकि वाटर और एयर यानी कि पानी और हवा में हीट का ट्रांसफर दोनों में ही कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, जो स्मोक है, धुआं है, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, किस डायरेक्शन में जाता है। अब हम ये देखेंगे। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, जब हवा को हीट का एक सोर्स मिल जाता है, जब हवा गर्म होती है तो वो राइज करती है यानी ऊपर की तरफ उठती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, और ये जो हवा ऊपर की तरफ उठ गई, हवा गर्म हुई और ऊपर की तरफ चली गई, तो इसके नीचे की जो खाली जगह बचती है स्टूडेंट्स, जो ठंडी हवा होती है साइड की, वो वहां पर उस जगह को आकर भर देती है, फिर वो भी गर्म होती है, फिर वो भी ऊपर उठ जाती है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरीके से हवा गर्म होती रहती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दिस आइडिया, अब जो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे उसमें हमें यह प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक्टिविटी 4.9 पढ़ेंगे। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हाथ को तो उसके ऊपर की तरफ करिए, यानी कैंडल जहां जल रही है उसके ऊपर की तरफ रखना है। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ को आपने साइड की तरफ रखना है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी गया स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल जल रही है, एक हाथ को तो यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ रखा गया है, लेकिन इतना डिस्टेंस बना के रखना है आपने स्टूडेंट्स कि आपका हाथ जले नहीं, यानी बिल्कुल पास में नहीं रखना। और दूसरे हाथ को देखिए साइड में रखा गया है, एक हाथ फ्लेम के ऊपर है और एक साइड में है। अब देखिए, डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों ही हैंड्स पर आपको एक समान यानी इक्वल हीट यानी इक्वल गर्मी फील हो रही है। इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर, और अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा वो हाथ है इन दोनों में से जिस पर ज्यादा गर्मी फील हो रही है आपको, एंड वाई, और क्यों। और यहाँ पर ये प्रिकॉशंस भी दी गई है। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, और अपने हाथों को सेफ डिस्टेंस पे रखिए फ्लेम से ताकि वो जले नहीं। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि देखिए ये फ्लेम जल रही है यहाँ पर कैंडल के ऊपर, यहाँ पर फ्लेम है, एक हाथ तो हमने साइड में रखा है और एक हाथ को यहाँ फ्लेम के ऊपर रखा है। अब यहाँ पर कन्वेक्शन मेथड की वजह से क्या होगा कि जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और ठंडी हवा उसकी जगह लेगी। देखिए ये जो फ्लेम है इसके ऊपर जो हवा है वो हवा इस फ्लेम के बहुत क्लोज है, तो वो पहले गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और इस गर्म हवा के ऊपर उठने से जो यहाँ पर खाली जगह बनेगी, जो साइड की ठंडी हवा है वो उसकी जगह पर आ जाएगी, फिर ये गर्म होगी, ये ऊपर उठेगी, फिर खाली जगह बनेगी, फिर ठंडी हवा इधर आएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हो क्या रहा है
कि यहाँ पर जब हवा गर्म होती है तो ये ऊपर की तरफ उठ रही है, और गर्म हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये वाला जो ऊपर की तरफ आपने हाथ रखा हुआ है इसको गर्मी फील होगी, क्योंकि ये गर्म हवा को टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन मेथड काम कर रहा है। हवा गर्म हो रही है और ऊपर जा रही है, और ठंडी हवा इस तरफ आ रही है, फिर वो गर्म हो रही है, वो भी ऊपर जा रही है, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। जबकि जो साइड में आपने हाथ रखा है स्टूडेंट्स, उस पर आपको गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि जब हवा गर्म हो रही है वो साइड में नहीं जा रही, वो तो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर कन्वेक्शन मेथड हमने कैसे देखा कि हवा गर्म हुई, ऊपर की तरफ गई, और जो खाली जगह बनी यहाँ पर वो ठंडी हवा ने यहाँ कर ली, फिर वो भी गर्म हुई, वो भी ऊपर की तरफ गई, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। देखिए यही यहाँ पर दिया गया है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, ऊपर की तरफ, द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, हवा गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है, किस प्रोसेस के द्वारा? कन्वेक्शन मेथड के द्वारा। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो फ्लेम के ऊपर वाला जो ये हैंड है इसको गर्मी फील होती है। ऑन दी साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, साइड वाले हैंड की तरफ कन्वेक्शन नहीं हो रही है, हवा गर्म होकर साइड में नहीं जा रही है बल्कि वो तो ऊपर जा रही है। एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, तो साइड वाले हाथ पे आपको गर्मी फील नहीं होगी, जबकि ऊपर वाले हाथ पे आपको गर्मी फील होगी। इसके बाद हम एक फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो कि कोस्टल एरिया के लोगों को एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो इस फिनोमिना को फील करते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। देखिए जो कोस्टल एरियाज, तटीय इलाके, समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो इस फिनोमिना को फील करते हैं। इसको आगे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये डायग्राम्स की मदद से आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद वो आगे जब हम रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो टाइम को ध्यान में रखना है, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। और यहाँ पर देखिए एक साइड में सी है, समुंदर है, और एक साइड पर ये जमीन है जहां पर लोग रह रहे हैं। अब जो लैंड होती है, जो जमीन होती है स्टूडेंट्स, ये दिन के समय सूरज की गर्मी की वजह से जल्दी गर्म हो जाती है। लैंड जल्दी गर्म होती है जबकि समुंदर जल्दी गर्म नहीं होता। तो लैंड जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसके टच में जो हवा होती है, यानी कि जमीन, लैंड के ऊपर की जो हवा होती है वो भी जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि लैंड गर्म हो गई तो वो हवा गर्म होकर, जमीन के ऊपर वाली हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। और फिर ये नीचे की जगह जो खाली हो जाती है, समुंदर की तरफ की जो हवा होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अभी उतनी गर्म नहीं होती, क्योंकि ये ठंडी रहती है अभी, तो ये उस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ आ जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि जमीन के ऊपर वाली हवा गर्म हुई, ऊपर की तरफ उठी, नीचे जो खाली जगह बन गई है अब उसको भरने के लिए समुंदर की ठंडी हवा आ जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि जो जमीन के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठी, वो ऐसे ऊपर उठ के इधर समुंदर की तरफ आती है, और समुंदर की तरफ आने पे उसे कम टेम्परेचर मिलता है, तो वो यहाँ पर आकर ठंडी होकर वापस इधर से फिर से वापस इधर जमीन की तरफ आती है। देखिए जमीन के ऊपर की हवा गर्म हुई, वो इधर समुद्र की तरफ आई, सी की तरफ आई, यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर आकर वो फिर ठंडी हो गई, और फिर यहाँ पर जमीन के ऊपर की हवा फिर से गर्म होकर ऊपर जा रही है, और ये वाली ठंडी हवा वापस इधर इस जगह को भरने आ जाती है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। दिन के समय जो हवाएं चलती है स्टूडेंट्स, वो सी यानी समुंदर से जमीन की तरफ चलती हैं, और ये ठंडी हवाएं होती हैं। इसीलिए जो यहाँ पर घरों की खिड़कियां होती है, दिन के समय लोग यहाँ पर ये जो समुंदर की तरफ वाली जो खिड़कियां होती है, जो विंडो होती है, उसको खोल के रखते हैं ताकि समुंदर की तरफ से ठंडी हवा उनको घरों में फील हो सके। अब यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि डे टाइम में, दिन के समय, सी की तरफ से लैंड की तरफ जो ये ठंडी हवाएं चलती हैं, इनको हम कहते हैं सी ब्रीज। अब देखिए नाइट के टाइम पर क्या होता है, नाइट के टाइम पर जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। दिन के समय हमने क्या देखा कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और सी जल्दी गर्म नहीं होता। रात के समय इसका अपोजिट होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है जबकि सी उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो रात के समय समुंदर के ऊपर की जो हवाएं होती हैं ये गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है, जबकि जो जमीन के टच में जो हवा होती है, क्योंकि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है रात के समय, तो इसके ऊपर की हवा ठंडी हो जाती है, तो समुंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है, और जो जमीन की ठंडी हवा है वो समुंदर की
तरफ जाती है और इस खाली जगह को भर देती है। अब यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि सी के ऊपर जो ये हवा गर्म होकर ऊपर उठी, ये आती है इधर लैंड की तरफ, और लैंड के ऊपर क्योंकि टेम्परेचर अब रात के समय कम होता है तो यहाँ आकर इस हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी होकर नीचे आती है और वापस ये इसके बाद इस तरफ आती है। समुन्दर के ऊपर की हवा गर्म होती रहती है, ऊपर उठती रहती है। लैंड की तरफ से जो हवा है वो ठंडी हवा इस खाली जगह को भरने के लिए इस तरफ आती रहती है और इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। क्योंकि समुद्र के ऊपर से जो हवा उठी गर्म होकर, वो जब लैंड की तरफ आई तो वो भी ठंडी हो गई, वो जब इस तरफ आई तो वापस वो ठंडी हवा इस तरफ इस खाली जगह को भरने आ जाती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा स्टूडेंट्स के नाइट टाइम में, रात के समय लैंड यानी जमीन की तरफ से जो हवाएं ये समुन्द्र सी की तरफ चलती हैं, इनको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। दिन के समय सी से लैंड की तरफ चलती है ठंडी हवाएं, उनको हम कहते हैं सी ब्रीज। रात के समय लैंड से ठंडी हवाएं चलती हैं सी की तरफ, इनको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। अभी हमने आपको जो समझाया स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर यही लिखा है, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के समय जो जमीन जो लैंड होती है वो ज्यादा तेजी से गर्म होती है, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। अब जब लैंड गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place। तो जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, जो जमीन के ऊपर गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है तो नीचे की जगह वो खाली हो जाती है। तो सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं होती है, समुद्र की जो ठंडी हवाएं होती है, वो उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाती हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स दिन के समय सी की तरफ से ठंडी हवाएं चलती है जमीन यानी लैंड की तरफ। अब आगे लिखा गया स्टूडेंट्स, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। हमने आपको ये भी बताया था कि लैंड के ऊपर की जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है वो सी की तरफ जाती है और इस तरीके से साइकिल पूरा हो जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। दिन के समय सी की तरफ से लैंड की तरफ जो ठंडी हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea। कोस्टल एरिया में जो घर होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो खिड़कियां होती हैं वो उस तरफ बनाई जाती हैं जिस तरफ की समुंदर होता है यानी सी होता है, ताकि सी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं घर में आ सके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। रात के समय बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। रात के समय जो लैंड जो जमीन होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र का पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो रात के समय क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो गर्म है तो उसके ऊपर की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और वहां पर खाली जगह बन जाती है, और लैंड क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती है रात के समय तो उसकी ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ चलती है और उस खाली जगह को भर देती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। रात के समय लैंड की तरफ से जो ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ चलती है, सी की तरफ चलती है स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। तो यहां हमने देखा स्टूडेंट्स कि दिन के समय जो समुद्र की ठंडी हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ चलती है जिन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं, और रात के समय इसका अपोजिट होता है। रात के समय लैंड की तरफ से ठंडी हवाएं चलती है सी यानी समुद्र की तरफ, इन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सूरज की रोशनी में आते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्मी फील होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, सूरज की हीट, सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स
कि यहाँ हमसे कहा गया है कि जो सन की हीट है, जो सूरज की गर्मी है, वो हम तक कंडक्शन के थ्रू भी नहीं पहुंच सकती और कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो एक मीडियम की जरूरत होती है। जैसे कि कोई मेटल की बनी हुई कोई चीज हो या पानी हो या हवा हो, तो एक मीडियम वहां पर जरूरी होता है जिससे कि हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन अर्थ और सन के बीच में तो स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है, जहां पर हवा भी नहीं होती। तो सूरज की गर्मी जो है वो हम तक कैसे पहुंचती है जबकि उसके पास कोई मीडियम भी नहीं होता। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूरज से जो गर्मी है, जो हीट है, वो हम तक कैसे पहुंचती है स्टूडेंट्स? उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। देखिए अभी तक अब हम 3 प्रोसेस देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कंडक्शन, फिर हमने देखा था कन्वेक्शन, और यहाँ ये तीसरा प्रोसेस है जिससे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, और इसे कहा जाता है रेडिएशन। जो रेडिएशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें सूरज की गर्मी अर्थ तक यानी हम तक आती है, वो भी बिना किसी मीडियम के, क्योंकि सूरज और धरती के बीच में तो हवा भी नहीं होती, तो ये बिना मीडियम के ही सूरज की हीट ये ट्रेवल करती है। इस प्रोसेस को यहाँ रेडिएशन कहा गया है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स, उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। अगर मीडियम है तब भी ये हीट ट्रांसफर हो जाती है, अगर मीडियम नहीं है तब भी ये हीट ट्रांसफर हो जाती है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. जब आप सर्दियों के दिनों में स्टूडेंट्स अपने कमरे में हीटर लगाते हैं, तो जो हीटर की हीट है वो आप तक किस प्रोसेस के द्वारा आती है? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही आती है। हीटर क्या करता है? अपनी हीट को अपनी सराउंडिंग में ट्रांसफर करता है रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. जब आप एक यूटेंसिल यानी बर्तन को फ्लेम से उतारते हैं, आग से उतारते हैं, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी हीट को ट्रांसफर कर देता है अपने आसपास की सराउंडिंग में। कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारी बॉडी भी अपनी हीट बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर करती है और बाहर सराउंडिंग से हीट को वो रिसीव भी करती है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद यहां हमसे कहा गया है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज, गर्म चीजें होती हैं, ये अपनी हीट को रेडिएट करती हैं, यानी अपनी हीट को ट्रांसफर करती है अपने आसपास की सराउंडिंग में। When this heat falls on some object, और जब ये हीट किसी और चीज पर पड़ती है, किसी और चीज के टच में आती है, a part of it is reflected, तो इस हीट का कुछ पार्ट तो वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। A part is absorbed, और कुछ पार्ट उसका उस चीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड a part may be transmitted, और उस हीट का कुछ पार्ट उस चीज में से पास कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat, और उस चीज के टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस चीज ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? जब गर्मियों के दिनों में आप बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी में, तो आपको ये एडवाइस दी जाती है स्टूडेंट्स कि आप अम्ब्रेला ले लें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप अम्ब्रेला यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो सूरज की जो हीट है, जो उसकी रोशनी अम्ब्रेला पे पड़ती है, वो उसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर देती है और उसका कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि जो सूरज की हीट है वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। गर्मियों के दिनों में हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर के कपड़े पहनना, एंड विंटर में हम प्रेफर करते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनना। Why is it so? ऐसा क्यों होता है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स इस चीज को हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे
टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस, आप एक ही तरह की दो टिन कैन लीजिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट, एक को बाहर की तरफ से ब्लैक पेंट कर दीजिए और दूसरे टिन कैन को बाहर की तरफ से व्हाइट पेंट कर दीजिए। और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच, दोनों में एक समान पानी डाल दीजिए। एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, और लगभग दोपहर के समय सूरज की रोशनी में उसको लगभग दोनों को ही 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, उसके बाद दोनों ही कैंस में आप जो पानी का टेम्परेचर है उसको यहां पर अब मेजर कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको कोई टेम्परेचर में फर्क नजर में आता है? इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, आपको किस कैन में पानी ज्यादा गर्म मिलेगा? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैन्स, आप वाटर को टच करके भी ये पता कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जिस कैन के ऊपर आपने ब्लैक पेंट किया था उसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर ज्यादा आपको मिलेगा किसके कंपैरिजन में? उस पानी के मुकाबले जो कि उस कैन के अंदर रखा गया जिसको आपने बाहर से व्हाइट पेंट किया। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स कि ये जो ब्लैक कलर होता है ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो व्हाइट कलर होता है ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए हुआ क्या होगा कि सूरज की रोशनी तो दोनों ही कंटेनर के अंदर जो ये पानी रखा था दोनों पे पड़ी होगी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर तो दोनों का ही बढ़ गया होगा और इक्वली बढ़ा होगा क्योंकि सनलाइट तो दोनों पे पड़ रही थी। लेकिन फर्क कहां पर आया? फर्क यहां पर आया कि ये वाला जो कंटेनर है जिसपे बाहर से ब्लैक पेंट किया गया था इसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करी, तो इसका जो पानी अंदर है इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया। जबकि इस कंटेनर में क्या हुआ, थोड़ी सी हीट तो इसके ऊपर पड़ी रही है जो कि इस पर भी पड़ रही थी, तो थोड़ा टेम्परेचर तो इसका भी बढ़ा। लेकिन इसका जो ये व्हाइट पेंट है, जो व्हाइट कलर है जो बाहर किया गया है, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसका ज्यादा बढ़ेगा। इसके बाद हम एक एक्टिविटी और करेंगे स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4.11। फिल द टू कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 डिग्री सेल्सियस। यहां हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जो हमने पिछली एक्टिविटी करी थी उसमें हमने दो कैन्स ली थी, एक को बाहर से ब्लैक पेंट किया था और दूसरे कैन को बाहर से व्हाइट कलर का पेंट किया था। वही दो कैन्स हमें दोबारा यूज करनी है, उनमें सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर डालना है। कौन से टेम्परेचर का, कौन सी डिग्री सेल्सियस का? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला वाटर दोनों में सेम अमाउंट का डालना है। लीव द कैन्स इन अ रूम और इन अ शेड, और उसके बाद उन दोनों ही कैन्स को एक कमरे में या कहीं छाया में रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद दोनों ही कैन्स के पानी का टेम्परेचर चेक कीजिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों ही कैन्स में रखे हुए पानी का टेम्परेचर एक समान नीचे की तरफ आता है? अब यहां पर इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जो ब्लैक पेंट किया हुआ कैन है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ब्लैक कलर जैसा कि हमने आपको बताया हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक पेंट किए हुए कैन के अंदर जो पानी है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा बना रहेगा और वो भी ज्यादा देर तक। जबकि जो व्हाइट पेंट किया हुआ कैन है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि व्हाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो उस पानी का जो टेम्परेचर है वो जल्दी डाउन हो जाएगा, जल्दी नीचे आ जाएगा। Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in the winter? अब इन एक्टिविटीज को पढ़ने के बाद हम ये आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि गर्मियों के दिनों में हम व्हाइट या लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और सर्दियों के दिनों में हम डार्क कलर्ड क्लॉथ यानी कि गाढ़े रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. सर्दियों के दिनों में हम डार्क कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि डार्क कलर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो सर्दियों के दिनों में इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स reflect most of the heat that falls on them
and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer। जबकि गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो जल्दी नहीं बढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊन के बने हुए कपड़े हमें सर्दियों में किस तरीके से गर्मी देते हैं, हमें गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। सर्दियों के दिनों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं यानी ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है स्टूडेंट्स, यानी ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर या पास होने नहीं देता। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। जो वूल फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें हवा होती है और हवा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी ये हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देती। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स सो वी फील वार्म। तो ये जो एयर होती है वूल फाइबर्स के अंदर, ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर सराउंडिंग में नहीं जाने देती, ट्रांसफर नहीं होने देती, जिससे कि हमारी बॉडी की हीट, हमारे शरीर की गर्मी बनी रहती है। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइंट टुगेदर। आपको सर्दियों में यहां पर ये चॉइस दी जाती है स्टूडेंट्स कि या तो आप एक मोटा ब्लैंकेट यूज करें या फिर दो पतले ब्लैंकेट यूज करें जो आपस में जोड़े गए हैं। वट वुड यू चूज एंड वाई? आप कौन सी चॉइस को लेंगे और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप दो पतले ब्लैंकेट्स जो आपस में जोड़े गए हैं उनको अगर आप यूज करते हैं तो उनके बीच में हवा होगी, और वो जो हवा होती है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो ये आपकी बॉडी की हीट को बाहर ट्रांसफर होने से रोकती है। तो अगर आप दो पतले जुड़े हुए ब्लैंकेट्स यूज करते हैं तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर जो हवा होगी वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगी, तो इससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो आपकी बॉडी की हीट है, वो कम नहीं होगी बल्कि बनी रहेगी।